हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम शुरू करने वाले हैं साइंस, जो कि क्लास 6 का आपका एमसीक्यू है, चैप्टर नंबर 8। एनसीईआरटी में आपको शरीर की गति के नाम से चैप्टर है, और जो बीटीबीसी सीईआरटी में है उसमें जो है आपको जंतुओं में गति के नाम से ये चैप्टर है। ठीक है, एक ही जो है मीन्स है, इसमें आपको समझना है। बस चलिए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए हम लाए हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन को हम देखते हैं। एक मिनट। चलिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि शरीर में गति कौन कौन करता है। शरीर में गति कौन कौन करता है? मनुष्य, पशु पक्षी, जानवर, ये सभी जो है शरीर में गति करता है। बच्चे देखते हैं बड़े हो जाते हैं, अंडे जो है चूजा निकल जाता है। जानवर, पिल्ला देखते हैं कि बड़ा कुत्ता बन जाता है, देखते हैं ना। चलिए आगे चलिए। अगला है कि धुरांध संधि शरीर के किन भागों में जोड़ने का काम करती है। जो धुराग्र संधि होती है, यहाँ पर धुराग्र होता, ये धुराग्र संधि होता। धुराग्र संधि जो किसको जोड़ने का? गर्दन तथा सिर को जोड़ने का। गर्दन से सिर को जोड़ने का काम ये धुराग्र संधि का काम होता है। समझ गए? चलिए, यहाँ पर है कि तीसरा नंबर की शरीर की गति के कौन कौन से प्रकार हैं। चलिएगा, टहलिएगा, दौड़िएगा, उड़िएगा, ये सारे के सारे शरीर के गति के प्रकार हैं। बोलिएगा, ये सभी के सभी क्या हैं? शरीर के गति के प्रकार हैं। यहाँ पर देखेंगे कि किस जीव में कोई हड्डी नहीं होती। तो किस में नहीं होती? तो मछली में तो होती है, पंछी में तो होती है, कीड़ा में नहीं होता। कॉकरोच में भी हड्डी होता है, तो कीड़ा में नहीं होता है। अगला है कि संकुचन की अवस्था में पेशी डैश छोटी एवं मोटी हो जाती है। तो कठोर, छोटी, मतलब पेशी जो है कठोर, छोटी एवं मोटी हो जाती है संकुचन की अवस्था में। अगला देखेंगे कि शरीर में मुख्य डैश प्रकार की संधियां पाई जाती है। कितने प्रकार की आप बताइएगा कि संधि पाया जाता है? तो 3 प्रकार की, 3 प्रकार की संधि आपको पाई जाती है। अगला चलेंगे कि शरीर में गति का अर्थ क्या है? चलना है, हरकत करना है, दशा, ये सारे के सारे जो हैं आपको जो है शरीर में गति के कारण है। अगला है फेफड़ों की सुरक्षा कौन करता है? तो बहुत ही जो है ये इम्पोर्टेंट है। ये पिंजर जो है ये फेफड़ों की क्या करता है? सुरक्षा करता है। अगला देखेंगे कि हम शरीर की अस्थियों के आकार कैसे देख सकते हैं। शरीर का जो अस्थि है आकार हम उसको कैसे देखेंगे? तो एक्सरे करते हैं ना, जो हड्डी टूटा है कि नहीं टूटा है, ये डॉक्टर साहब आपको देखते हैं, तो एक्सरे के द्वारा। अस्थि मतलब हड्डी। अगला है कि हृदय की सुरक्षा कौन करता है? तो अभी आपने तुरंत पढ़ा कि हृदय की सुरक्षा पसली करता है। पसली जो ऊपर में आपने पढ़ा, जो यहाँ पर देखेंगे कि फेफड़ा का जो है सुरक्षा कौन करता है? पिंजर करता है। उसी प्रकार यहाँ पर आपको कहा गया कि हृदय की जो है सुरक्षा कौन करता है? पसली करता है। तो हृदय और जो है फेफड़ा समझ लीजिए, पसली और पिंजर सेम है। चलिए आगे देखेंगे कि शरीर का कौन सा भाग सबसे कठोर? हड्डी होता है सबसे कठोर। शरीर का कौन सा भाग सबसे कठोर? तो हड्डी। घोंघा का बाह्य शरीर किसका बना होता है? घोंघा का जो बाह्य शरीर हो किसका बना रहता है? वो हड्डियों का भी और मांसपेशियों का। देखिए सिकुड़ जाता है, वो सिकुड़ता है ना, वो खोला में चला जाता है, वही है दोनों का। अगला है कि उपास्थियों से बने अंग का नाम क्या है? उपास्थि मतलब हड्डी। और जो कि आपको पता है उपास्थि जो छोटा छोटा जो होता है कान का, उपास्थि मतलब हड्डी, और उसके बाद जो होता है एक अस्थि, एक होता है उपास्थि। और उपास्थि में आता है कौन? कान। कान में जो है आपको याद रखना है कि उपास्थियों के बने अंग आपके कान हैं। और यहाँ पर देखेंगे मछली पानी में किसकी सहायता से तैरती है? तो सीधी सी बात है, उसके पास क्या होता है? मछली के पास मीन पंख होता है। क्या होता है? मीन पंख, ऐसे करके पंख होता है, ऐसे करके मछली में होता है ना, ऐसे करके पंख। ये देखिए इसका पंख, ये इसका पंख, यहाँ पर आँख दे दीजिए। चलिए अब देखिए छठा, यहाँ पर 16 नंबर है कि मछली के पंख तैरने के अलावा डैश बनाए रखने में सहायता करता है, संतुलन बनाए में रखने में। तुरंत देखिएगा मुड़ जाएगा, इसके पंख से आपको अंदाज़ा लगेगा। खोपड़ी किसकी रक्षा करता है? किसका करेगा खोपड़ी? मस्तिष्क का करेगा। किसका करेगा?
मस्तिष्क क्या करेगा। चलिए आगे चलेंगे यहाँ पर कि उड़ने वाले पंछियों की हड्डी डैश होती है, तो कठोर होती है। कैसी होती है, हल्की होती है, भारी होती है, तो उसकी हल्की होती है हड्डी, तभी तो उड़ पाता है। चलिए हिंज, हिंज जो जोड़ा होता है ना, जोड़ा, हिंज संधि कैसी गति हो सकती है। हिंज जो संधि है वो कैसी गति हो सकती है, तो आगे पीछे, यहाँ पर हिंज जो है रगड़ दीजिए, अब आगे पीछे होगा। आगे है कि शरीर को आकृति प्रदान करने का काम किसका है, कंकाल का। कंकाल तंत्र, कंकाल मतलब शरीर आपका दिख रहा है, ये कंकाल रूपी जो है तुम अपना शरीर दिखा रहे हो। देखेंगे अगला क्वेश्चन कि मेरुदंड, यहाँ पर मेरुदंड होता है, मेरुदंड कितनी अस्थियों से, मतलब अस्थियों से बना होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन है कि 1 2 3, मतलब अनेक अस्थि से। मेरुदंड देखते हैं ऐसे करके, यहाँ पर देखेंगे ऐसे करके हड्डी रहता है ना, ये तो अनेक हड्डी से बना हुआ रहता है। निम्न में से कौन सा शरीर का भाग क्रिया करने में सहायता करता है। ये कौन सा भाग जो है क्रिया करने में सहायता करेगा, मांसपेशी और हड्डी। मांसपेशी देखते हैं कि बढ़ता है, आप मांसपेशी से सुंदर दिखते हैं, हड्डी से जो है आपको जो है वो ढके रखता है। हड्डी को ढके कौन रखता है, मांसपेशियाँ। मांसपेशी जो है निम्न जो है यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा शरीर का भाग क्रिया करने में सहायता करता है, तो मांसपेशियाँ और हड्डी। हड्डी टूट जाएगा तो आप चलिएगा भी नहीं, और मांस मतलब कि कहीं घाव हो गया तब तो दर्द से परेशान होइएगा। आगे है कि अस्थियाँ गति कैसे करती है, तो अस्थि जो हड्डी है वो कैसे गति करेगा, तो यहाँ पर देखेंगे पेशियों के सिकुड़ने, तो यहाँ पर सिकुड़ने और फैलने के कारण से अस्थि जो है गति करता है। आप दौड़ते हैं ना तो सिकुड़ता है, फैलता है। अस्थियों को गति करने योग्य कौन बनाता है, तो अस्थि को गति करने के लिए कौन बनाएगा, हड्डी को गति करने के लिए बनाएगा। आपको कौन बनाएगा, तो पेशी बनाएगा और संधि बनाएगा। जो संधि होता है एक दूसरे जो ज्वाइंट रहता है वो बनाएगा और पेशियां बनाएगा। ये जो है हड्डी को गति करने के लिए योग्य बनाता है। अगला चलेंगे कि अचल संधि किसे कहते हैं, जिसको आप हिला नहीं सकते, जिसको आप ऊपर लगा जो मुंह के मतलब नाक में है उसको हिला कर दिखाइए, नहीं होगा। जो अस्थि हिल नहीं सकती वो अचल संधि है। आगे है कि वह पदार्थ जिसमें प्रकाश आर पार हो जाता है उसको क्या कहते हैं, पारदर्शी होता है। आगे है कि गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं, ऊपर पहला क्वेश्चन ही था हमारा, धुराग्र संधि कहा जाता है। चलिए अगला है कि ऊपरी जबड़ा क्या होता है, तो अचल संधि होता है। ऊपरी जो जबड़ा होता है उसको ही अचल संधि आप कहते हैं। चलिए अगला है कि कोहनी और घुटने में कौन सी संधि होती है। कोहनी जो होता है ना, कोहनी और घुटना होता है उसमें कौन सा संधि, हिज्र संधि, मतलब हिंज संधि होता है, हिंज संधि होता है, जिसके कारण आप जो है घूमते फिरते हैं। अब अगला है कि मानव जो है, मानव की पेशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसमें, मानव के जो है शरीर, ये मानव शरीर है ना, तो मानव शरीर के पेशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। पहला आपका है कि संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है। हमने ऊपर आपको करवाया था ना, छोटी, कठोर और मोटी डैश में था, तो डैश में आपको हमने करवाया कि छोटी, कठोर, मोटी हो जाती है। ये तो सही है, यह अस्थि को खींचती है, ये अस्थि को खींचती है, ये भी हमने ऊपर करवाया था। और आपको यहाँ पर दूसरा है ऑप्शन कि पेशियों के जोड़े के एक साथ सिकुड़ने एवं फैलने से क्या होता है, सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां की गति करती है। उपयुक्त में से आपको बताना, पेशी का जोड़ा कह रहा है ना, पेशी अस्थि का जोड़ा होता है तो करता, लेकिन यहाँ पर देखेंगे पेशियों के जोड़े के एक साथ सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती है, ये तो गलत है। देखिए आपका ये दूसरा गलत है, पहला आप सिर्फ सही है। क्यों गलत है, क्योंकि पेशी जो होता है, क्योंकि पेशी केवल खींच सकता है, वह धक्का नहीं दे सकता है।
क्या होगा, पेशी सिर्फ खींचेगा, धक्का नहीं देगा। और पेशियों के जो जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करता है। मतलब जोड़े के एकांतर क्रम होगा उसमें वो सिकुड़ेगा और फैलेगा, ना कि इसमें आपको एक साथ सिकुड़ेगा फैलेगा। ये गलत हो गया, एक साथ दे दिया इसलिए ये गलत हो गया। और एक बात कि किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है, और जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खींच जाती है, और युगल से दूसरी पेशी मतलब जो शिथिल होता है वो लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है। और इस अवस्था में आपको जानना है कि शिथिल अवस्था में वो आ जाता है, मतलब कि लंबाई में बढ़कर पतली हो जाना, शिथिल अवस्था में आ जाना युगल की दूसरी पेशी। और अस्थि को विपरीत दिशा में गति प्रदान करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़ कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचता है, और जबकि ये जो पहली पेशी होता है वो शिथिल हो जाता है। एक गया तो एक आया, मतलब ये समझ गए। जब आप देखते होंगे कि एक लंबा गया तो छोटा आया, मतलब कि आप ये ऐसे करके गया, ये फिर आया, ये गया, एक शिथिल हुआ, एक जो है लंबा हो, मतलब एक जो है शिथिल हो जाता है पतला होकर, लंबा में बढ़ता है तो पतला होता है तो शिथिल हो जाता है, और दूसरा जो है खींचता है, दूसरा खींचता है। ऐसे याद आपको रखना है, ठीक है। चलिए आप अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। केचुए के शरीर रचना उपयोगिता के संदर्भ में आपको कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। केचुआ के बारे में इसमें बहुत ही, केचुआ हो गया और भी बहुत कुछ है, उनके बारे में हमने पढ़े थे। कौन गलत है? केचुए का मेरुदंड लंबा तथा शरीर की पेशियां छिन्न एवं असंख्य होती है, यही गलत है, यही आपका गलत है। देखिए, केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती है, परंतु इसमें पेशियां होती है, समझ गए। और ये पेशियां इसके शरीर के घटने मतलब संकुचन और बढ़ने मतलब विस्तारण में सहायता करता है, और पेशियों के संकुचन और विस्तारण की प्रक्रिया से ही जो है केचुआ गति करता है, समझ गए। इसलिए ये आपका गलत है और सारे सही हैं। यहाँ केचुआ में गति की पेशियों के बारी बारी से विस्तारण एवं संकुचन से होता है। शरीर के अर्ध सतह पर शुक मतलब बाल जैसी आकृति केचुए में को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक है, और केचुआ मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं। ये आपको याद रखना है। केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती हैं। अगला है कि केचुए के श्वसन के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। अब श्वसन करेगा तो श्वसन में आपको बताना है। देखिए, केचुआ नासिका ग्रंथियों के द्वारा श्वसन करता है। देखिए, त्वचा से ये शोषण करता है। केचुआ त्वचा जो है यहाँ पर त्वचा द्वारा शोषण करता है, समझ गए। ये आपका दूसरा सही है और सारे के सारे गलत हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि घोंघे का कवच इसका बाह्य कंकाल कहलाता है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता है। क्या होता है? यह बाह्य कंकाल होता है लेकिन अस्थियों का बना नहीं होता है। ये तो सही है। घोंघे के पेशीय पाद चलने में उसकी सहायता करता है, ये भी सही है। और तीसरा है कि यह कवच घोंघे के वजन को संतुलित करता है और इसमें उसे चलने में सहायता मिलती है, ये आपका गलत है। देखिए, समझिएगा कि घोंघा का जो है कवच, घोंघा का कवच इसका बाह्य कंकाल है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता है, ये याद रखिएगा। और यह कवच एकल मतलब सिंगल यूनिट होता है और यह घोंघे को चलने में कोई सहायता नहीं करता है। इसीलिए आपका तीसरा जो है पॉइंट गलत हो गया, समझ गए। ये घोंघे के साथ खिंचता हुआ चला जाता है, ये गलत हो गया तीसरा। और घोंघे का जो पाद होता है, जो पैर होता है, एक मोटी मांसल संरचना के रूप में होती है जो दीर्घ पेशीय से बना होता है और घोंघे को अपनी इन्हीं पेशीय पाद की सहायता से ये चल पाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये जो भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया था पूरा समाप्त होता है। अब लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।